स्वागत है आपका 11वीं कक्षा में। अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं मौर्योत्तर काल और विदेशी शासकों का। आज हमें अध्ययन करना है गुप्त साम्राज्य का। यह साम्राज्य अपने आप में एक विशाल साम्राज्य रहा और इसे भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। जब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो वो गुप्त साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे, जिनके दरबार में अमरकोश कोश के रचयिता अमर सिंह और कालिदास जैसे महानतम कवि पैदा हुए। तो देखते हैं गुप्त साम्राज्य। अगर हम देखें गुप्त साम्राज्य, कल हम अंतिम वंश को पढ़ रहे थे, कुषाण वंश, जिसका राजा एक कनिष्क था, उसी के सामंत हुआ करते थे गुप्त, जिन्होंने बाद में अपनी सत्ता स्थापित की। तो सबसे पहले देखते हैं गुप्त साम्राज्य और उसके संस्थापक श्रीगुप्त के विषय में। अगर हम देखें इसे श्रीगुप्त को, तो 240 से 280 ईस्वी तक शासन कर रहा है, यानी एडी में शासन कर रहा है, 40 वर्ष। गुप्त वंश का संस्थापक है और आदिराज की उपाधि धारण करता है। आदिराज की उपाधि। घटोत्कच गुप्त श्रीगुप्त का पुत्र था, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था घटोत्कच गुप्त। यह भी शासन लगभग 40 वर्ष के आसपास कर रहा है, 39 वर्ष। तो आप समझ सकते हैं कि दो शासक अगर लंबा शासन कर रहे हैं तो शासन की मजबूती एक अलग स्तर पर दिखाई देगी। अगर हम देखें अगला चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, जिसकी जानकारी हमें स्रोतों से मिलती है। दूसरी बात, अगर हम देखें चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की अपने राज्यरोहण के समय 319 ईस्वी से। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है, गुप्त संवत की 319 से शुरुआत कर रहा है, जिस समय से वह शासन पर बैठता है और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर रहा है। याद रखिए, महाराज की उपाधि सामंतों की उपाधि थी। तो इससे एक स्पष्ट बात आती है कि शुरुआत में अगर देखें तो यह सामंत हुआ करते थे। अगर हम देखें चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठा समुद्रगुप्त, इसके विषय में अगर हम देखें तो यह एक महानतम शासक था, महानतम योद्धा था। 100 युद्धों को इसने जीता, जैसे समरसत कहा गया। और इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जो इसके राजकवि हरिशेन ने लिखा है, संस्कृत का लेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने लिखा, जो कि इसका मंत्री था, विदेश मंत्री सामान्यतः जान सकते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है, जो हरिशेन ने लिखा। 100 युद्धों का विजेता इसलिए समरसत कहा गया। भारत का नेपोलियन की उपाधि दे रहा V.A. स्मिथ। वैसे ये उपाधि कई बार पेपर में पूछी जाती है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। अभी SSC GD के पेपर चल रहे हैं, उसमें यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका अब तक सिस्टम में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। पर अगर हम देखें तो V.A. स्मिथ जो कह रहा है कि भारत का नेपोलियन, ये छोटी कल्पना लगती है मुझे। क्यों? क्योंकि नेपोलियन इतना नहीं जीता जितना ये जीता, जितना बड़ा क्षेत्र यह अपने अधीन कर चुका था। 6 प्रकार की मुद्राएं इस समय दिखाई देती हैं और एक मुद्रा पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। कई बार पूछा गया कि किस शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो समुद्रगुप्त को। इसीलिए इसका यह माना जा सकता है कि यह संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी। इसने पराक्रमांक की उपाधि धारण की, पराक्रमांक की उपाधि धारण की। याद रखिए, गुप्त साम्राज्य में हर शासक अपने आप में एक उपाधि धारण कर रहा है और बड़ी बड़ी उपाधि धारण कर रहा है। तो पूछी जाती है, उपाधियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम अब तक 4 शासकों को देख चुके। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था रामगुप्त और एक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त कमजोर शासक था। अब रामगुप्त को हमें देखना, रामगुप्त की जो जानकारी मिलती है वो देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है, जो किताब लिखी विशाख दत्त ने। देखिए, विशाख दत्त ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक लिखी मौर्य वंश के विषय में, हम देख रहे हैं मुद्रा राक्षस, और दूसरी देवी चंद्रगुप्तम, जो गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी देती है। तो विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम में लिखा है कि रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, जिसको लेकर शक राजा बड़ा लालायित था। शक राजा ने युद्ध किया रामगुप्त से। रामगुप्त पराजित हुआ और उसने कहा कि हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, तुम हमें बदले में अपनी पत्नी दे दो। शक राजा ने ऐसा कहा रामगुप्त से, वह राजी हो गया। यह बात पता चली किसको? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। उसने भेष बदलकर डोली में खुद चला गया और उसने शक राजा को हत्या कर दी और बाद में अपने भाई की भी हत्या कर दी और ध्रुव देवी को सुरक्षित किया और खुद स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो ये देवी चंद्रगुप्तम जो पूरी कहानी लिखी गई है वो रामगुप्त, चंद्रगुप्त और कहीं न कहीं ध्रुव देवी से
क्या करती है, सामंजस्य स्थापित करती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बहुत फेमस विक्रमादित्य हुए। उस कालखंड में बहुत सारे लोग विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहे हैं, मगर जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठित हुआ विक्रमादित्य में वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया। अगर इन्हें देखें तो इनकी जानकारी हमें मेहरौली यानी कि दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में एक स्तंभ खड़ा है जिसे मेहरौली का स्तंभ कहते हैं, उसमें चंद्र नामक शासक का वर्णन है, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ा जाता है। यह एक ऐसा लोहा है जैसे अंग्रेज भी लेके जाना चाह रहे थे। आप समझिए ये उस समय का लोहा है 380-400 ईस्वी का, आज से 1600 वर्ष पहले की बात है, और वहां पर जंग नहीं लगी हुई है। अंग्रेज भी इसको लेके जाना चाह रहे थे। आप समझिए तोप के गोले प्रयोग किए गए उसको निकालने के लिए, मगर निकला नहीं। और इतना शानदार लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासक बनवा रहे हैं, उससे उनकी जानकारी प्राप्त होती है। उदयगिरी अभिलेख भी इन्हीं के विषय में जानकारी देता है। राजधानी दो हुआ करती थी, पहली पाटलिपुत्र पटना बिहार, उज्जैन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, महाकाल की नगरी। तो दो राजधानियां हैं, पाटलिपुत्र और उज्जैन। 9 दिग्गज इनके दरबार में थे, 9 रत्न भी बोल देते हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले देखें तो कालिदास की बहुत सारी पुस्तकें हैं, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ऋतुसंहार, आगे पुस्तकों को देख रहे होंगे। तो कालिदास जैसे लेखक यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो अमर सिंह, अमरकोश के रचयिता अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक, छपड़क, बेताल भट्ट जैसे दिमाग ब्राह्मण, आप समझिए वररुचि, घटकपर, वराह मिहिर, वराह संहिता लिखने वाले वराह मिहिर जैसे यहाँ पर दिग्गज आपको देखने को मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो सभा थी अपने आप में दिग्गजों से भरी हुई थी। 9 दिग्गज यहाँ दिखाई देते हैं और अपने आप में सभी के सभी श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, और ज्यादातर यह लेखक हैं। तो इसीलिए भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग की संज्ञा जो दी जाती है, साहित्य का स्वर्ण युग, तो आप याद रखिएगा वो गुप्त साम्राज्य को दी जाती है। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने वाला भी यही साम्राज्य है। तो पूछेगा सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो याद रखिए गुप्त साम्राज्य ने जारी किए। परम भागवत की उपाधि धारण कर रहा है, किसकी, परम भागवत। और परम भागवत की जब भी उपाधि धारण कर रहा है तो आप समझ सकते हैं भागवत यानी कि वैष्णव धर्म, कौन सा धर्म, वैष्णव धर्म मान रहा है। और यहीं पर आपको याद रखिए गुप्त साम्राज्य से ही हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में पूजा पाठ और मूर्ति पूजा शुरू होने के साक्ष्य मिलते हैं, यह बात याद रखिएगा। फायान नामक एक चीनी यात्री भारत आता है अध्ययन के लिए और एक किताब लिखता है फूको की, और ये फायान नामक शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आता है, यह पढ़ चुके हैं पीछे। इसके बाद शासक हुए कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आए कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख से इनका वर्णन मिलता है जिसका लेखक यशोवर्मन है। तो मंदसौर अभिलेख यह महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करता है। महेंद्रादित्य नालंदा विश्वविद्यालय, आप समझिए कि सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय का नाम स्पष्टता आता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कर रहा है, कुमारगुप्त प्रथम कर रहा है। जिसका विनाश कौन करता है, याद है आपको, बख्तियार खिलजी। आप समझिए बख्तियार खिलजी इसकी नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कि आप समझिए कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड जिसे कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को, उसका निर्माण कुमारगुप्त करता है। और बख्तियार खिलजी जैसा एक विदेशी आक्रमणकारी इसको तहस नहस कर देता है, उसकी लाइब्रेरी को जला देता है, महीनों उसमें आग नहीं रुकती है। और मजाक बात यह है कि हम भारत के लोग बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारी और एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया, उसके नाम पर हम एक शहर बसाते हैं, बख्तियारपुर बिहार में ही है, देखिएगा कभी। तो हमें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए हम अपना सम्मान दे रहे हैं जिसने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जैसी एक आर्किटेक्चर को, एक ऐसी व्यवस्था को जो हमारे देश के युवा को कहीं से कहीं पहुंचा सकती थी, उस व्यक्ति को बख्तियार खिलजी के नाम पर हम एक शहर बसा रहे हैं बख्तियारपुर। शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर। अगर हम देखें तो कुमारगुप्त प्रथम सबसे अधिक अभिलेख 18 अभिलेख इसमें मिलते हैं। कितने, सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिलते हैं, कुमारगुप्त प्रथम के।
इसके बाद गद्दी पर इसका उत्तराधिकारी बैठता है भीतरी अभिलेख। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त बैठता है 455 से 467 के बीच में। इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण का वर्णन है और कहते हैं कि स्कंदगुप्त इसमें जीता था। अयोध्या को राजधानी बनाता है, अयोध्या को राजधानी बनाता है कौन? स्कंदगुप्त। इसके बाद शासकों में संदिग्धता है, तो उसके बाद हम देखेंगे भानुगुप्त को। भानुगुप्त को अगर देखें तो एरर अभिलेख इसका मिलता है और एरर अभिलेख भारत में पहला अभिलेख है जो सती प्रथा की जानकारी देता है। सती प्रथा में किसकी जानकारी दे रहा है एरर अभिलेख? गोपराज नामक सैनिक की, गोपराज नामक सैनिक की उपाधि दे रहा है जिसकी पत्नी ने क्या की थी? सती प्रथा की थी। तो पहला अगर क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा के साक्ष्य किस अभिलेख से मिले तो एरर अभिलेख से, और एरर अभिलेख जिससे जुड़ा हुआ है भानुगुप्त। अगर इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक अगर देखें तो विष्णुगुप्त, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक। अगर आप देखें तो कालिदास, कालिदास की कुछ पुस्तकें देखिए, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव मृत्युसंहार। आप याद रखिए जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर रहे होंगे तो 1782 के आसपास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किंस जैसे शासक, चार्ल्स विल्किंस और विलियम जोन्स जैसे अंग्रेज भारत में भारतीय साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता का अनुवाद करता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कौन करता है? याद करिए, विलियम जोन्स। जो लोग मैकाले क्या कह रहा था? मैकाले कह रहा था कि भारतीय साहित्य इतना इंपोर्टेंट है ही नहीं, और वही लोग, वही अंग्रेज भारतीय साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद करके अंग्रेज कहाँ लेके गए? इंग्लैंड लेकर गए। और आप समझिए कि हमारे साहित्य को कहीं न कहीं कह रहे थे कि वह खराब है। तो आप समझिए दोनों में अंतर कि हमारे मन में एक ऐसी व्यवस्था को बनाया गया जो हमारी है ही नहीं, और हमारी सोच को इस तरह से बर्बाद किया गया कि हमें अपने साहित्य को कमजोर देखना है और दूसरे के साहित्य को, दूसरे की चीजों को श्रेष्ठ देखना है। तो यह एक बड़ी समस्या मैकाले जैसे शासक शिक्षा व्यवस्था में लेकर आए भारत में, और उन्होंने हमारी व्यवस्था को, हमारी प्राचीन सभ्यता को विनाश की कगार पर लेकर गए। तो आप समझिए इस बात को। कालिदास की यह पुस्तक है जो अपने आप में बहुत शानदार रही। मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और ऋतुसंहार और भी पुस्तकें हैं। और दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक आप समझिए, अब तक की सबसे ज्यादा शायद बिकने वाली पुस्तकों में से एक है पंचतंत्र। बहुत सारी कहानियां हैं, है ना, सुनी होगी आपने, अंगूर खट्टे है लौंडी वाली। तो ये किसने लिखी है? विष्णु शर्मा से। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक पंचतंत्र। तो यह जो आप आज देखे वह था गुप्त साम्राज्य। सभी राजाओं को हमने स्पष्ट कर देखा, और महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं वो सारे प्रश्न इसमें मौजूद है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में बांटिए। और उम्मीद है आगे भी हम आपकी मदद करते रहेंगे। नमस्कार।